स्टेटहुड वापस लाने के लिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बातचीत शुरू कर दी है और वहीं दूसरी ओर स्टेटहुड देनी है केंद्र सरकार ने। मगर बाकी पार्टियां जो हार चुकी हैं वो भी बजा रही हैं अपनी अपनी बीन। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 3। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और आज हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के नए मंत्रियों के नए पोर्टफोलियोज की। साथ ही साथ बात यह भी होगी कि स्टेटहुड को लेकर कौन कौन क्या कह रहा है, कांग्रेस ने अपनी नई कमेटी का गठन क्यों किया और उमर अब्दुल्ला कब जा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने। मगर सबसे पहले शुरुआत उमर अब्दुल्ला के सरकार के तीसरे दिन से, और हमारा एपिसोड नंबर भी 3 है। उमर अब्दुल्ला ने आज तीसरा दिन था और आज सुबह ही सबसे पहले तो पोर्टफोलियोज की जो एलोकेशन थी वो कर दी। अपने पांचों मिनिस्टर्स को अलग अलग पोर्टफोलियोज दे दिए और पहले जैसे हम आपको बता भी रहे थे कि इस बार छोटी कैबिनेट है, इसलिए एक एक मंत्री को 3 से 4 डिपार्टमेंट्स मिलेंगे और वैसा ही हुआ, अलग अलग विभाग उनको मिल गए। उमर अब्दुल्ला ने अपने मंत्रियों को उनके दफ्तरों में जाके बिठाया भी, उनके साथ पिक्चर्स भी ली, तस्वीरें भी ली और आज से सभी मंत्रियों ने कामकाज शुरू कर दिया। जैसे ही मिनिस्टर्स ने अपने अपने डिपार्टमेंट का कामकाज संभाला, उसके बाद सेक्रेटरीट में ही एक बैठक हुई डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर कि आखिर सभी विभागों में विकास कार्य अभी तक कितने हुए हैं, आगे किस तरह से होंगे, और एक रिव्यू मीटिंग चीफ मिनिस्टर ने खुद इसको चेयर किया। तो ये आज का दिन का सरकारी कामकाज रहा। पवन जी, मुझे लगता है एक्शन में है उमर अब्दुल्ला, हर रोज कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार आज तीसरा दिन था तो जाहिर सी बात है कि अब शपथ ले ली है तो उसके बाद काम तो करना है। पोर्टफोलियो भी जो थे वो अलॉटेड हो गए हैं जी। तो सभी मंत्री जो है उनको सेक्रेटरी में जाकर उमर ने खुद उनको चेयर पे बिठाया है और साथ में फोटो खिंचवाई है और उनका हौसला बढ़ता है। जो नए लड़के जाते हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं, जैसे सतीश है या फिर सुरेंद्र चौधरी, जब अगर देखा जाए तो विधायक तो पहली बार ही बने हैं, एमएलसी अलग चीज सकीना इत्तू के अलावा बाकी सभी पहली बार के मंत्री हैं। हाँ, पहली बार के मंत्री हैं तो सबका हौसला बढ़ता है जब इस तरह से मुख्यमंत्री उनके साथ जाता है, उनके कैबिनेट में उनको बिठाता है। और साथ में डेवलपमेंट वर्क को लेकर जो मीटिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं उमर सरकार की जो वचनबद्धता लगती है कि जो उन्होंने कहा था हम करेंगे, जैसा ओपीएस के लिए उन्होंने सुबह ही ट्वीट कर दिया था, वो एक बड़ा कदम था और एक अच्छा मूव माना जा रहा है। और जब हमने जो खबर चलाई थी उसके बाद से जो हमें कमेंट्स मिले हैं उसमें तमाम लोग जो है वो वेलकम कर रहे हैं, खुश हैं। जम्मू से भी, श्रीनगर से भी, दोनों जगह से देखो, सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड है वो जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। तो हर कोई चाहता था कि ओपीएस लागू हो, क्योंकि परिवारों का पालन पोषण और एक व्यक्ति का खुद का पालन पोषण जो होता है अंतिम समय में वो यही पेंशन। और पवन जी, मुझे लगता है एक मैसेज देने की भी उमर अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं सभी सरकारी कर्मचारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को और जनता को भी कि भाई साहब, डिपार्टमेंट हमारे पास है, काम हमने ही करना है, एलजी साहब सिर्फ कोऑर्डिनेशन करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए कोई भी ऐसा अगर कोई ऐसा विभाग है जिसका पूरी पावर जो एलजी के पास है, तो वहां पर मैंने पहले कहा था प्रपोजल भेज सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बा भी काफी है एलजी साहब को, तो वो गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन जहां पर डिपार्टमेंट्स का काम है वो डिपार्टमेंट्स का काम सरकार करेगी, सरकार के मंत्री करेंगे। वहां पे एलजी का इतना दखलंदाजी नहीं होगी, क्योंकि सारे विभाग एलजी के अधीन नहीं है। पावर्स तो हैं लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जिसके ऊपर सीधे तौर पर सरकार काम कर सकती है। वहीं दूसरी ओर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर नेता और तीसरी या चौथी बार विधायक बन के आए और पहले स्पीकर रह चुके मुबारक गुल को प्रोटम स्पीकर घोषित कर दिया है। ये नॉमिनेट करने का कारण ये होता है कि जब विधायकों को शपथ दिलानी होती है तो एक प्रोटम स्पीकर चाहिए होता है। उसके बाद सरकार उन विधायकों में से ही किसी को स्पीकर चुनती है, वो सरकार का कामकाज होता है। फिलहाल एलजी साहब ने अपनी तरफ से मुबारक गुल को नॉमिनेट कर दिया है और जाहिर सी बात है कि एनसी की तरफ से ही उनका नाम गया भी होगा, क्योंकि वो पहले स्पीकर भी रह चुके हैं। तो मुबारक गुल अब 21 अक्टूबर सोमवार को सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण कराएंगे सभी विधायकों को श्रीनगर की असेंबली हॉल में। हाँ बिल्कुल, देखिए मुबारक गुल पुराने नेता है और साथ में अगर प्रोटम स्पीकर बनाया तो उसके बाद शपथ होगी, लेकिन शपथ होगी 21 तारीख को। हाँ, तो अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, 20 को करवा चौथ आ रहा है और जम्मू में जितने भी विधायक जीते हैं, खासतौर पे बीजेपी के सभी 29 के 29 विधायक हिंदू हैं और हिंदू धर्म में करवा चौथ बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो या तो वो अपनी धर्मपत्नियों को साथ ले जाएंगे, साथ कश्मीर लेके जाएंगे अगर रविवार जा रहे हैं, या फिर मुझे लगता है कि सोमवार सुबह की फ्लाइट पूरी तरह से भरी होगी विधायकों से, क्योंकि सुबह जाके शपथ लेनी है और एक दिन पहले करवा चौथ मनाना भी जरूरी है, क्योंकि आपको घर की होम मिनिस्ट्री को खुश करना भी जरूरी है। और सभी के सभी विधायक मैरिड हैं। हाँ,
हाँ, ये भी बात है। है ना। और अनमैरिड हो तो उनके लिए करवा चौथ की कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि पत्नियों ने व्रत रखा होता है, और सभी विधायक जो हैं, हर कोई जो भी हो, जिसने भी हाँ, पत्नी ने रखा है, वो चाहती है कि उस दिन उसका पति साथ हो। जब व्रत को तोड़ा जाता है तो वो साथ में रहते हैं। तो ये वाली जो चिंता है ये कहीं ना कहीं है, लेकिन हो सकता है सुबह की 7-8 बजे की फ्लाइटें जो है उसमें जा सकते हैं। तो ये भी बहुत अहम होगा। खैर शायद कुछ और लोग भी पॉइंट करें, मगर आप डीएम करके जरूर बताएं अगर आपको लगता है कि करवा चौथ में पतियों का घर पे रहना जरूरी है या नहीं। मगर एक चीज है कि अब अगर आप जा रहे हैं कश्मीर तो फिर आपको एक टिकट और बुक भी करानी होगी। लेकिन साथ में एक चीज और भी है। जी मैं जो मानता हूँ, जी ठीक है, वो विधायक हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, फौज भी तो बाहर है, जी। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान भी तो बाहर हैं, उनका भी तो करवा चौथ है। चलिए एक लाइटर भी नहीं बात रही। अब एक और बात है कांग्रेस की। आजकल जब भी हम बात करते हैं कहीं ना कहीं चेहरे पे हंसी आ जाती है। कांग्रेस इतनी बुखलाई हुई है कि कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे वाकई लगता है कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी ना होकर कहीं ना कहीं एक मंडली, नाटक मंडली की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज एक डिसीजन लिया है। हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है तारिक हमीद करा साहब ने। और ये हाई पावर्ड कमेटी इसलिए बनाई गई है कि आखिर चुनावों में जो कांग्रेस की हार हुई है उसके ऊपर चिंतन मंथन करके डिटेल ली जाए कि आखिर हम हारे क्यों हैं, कारण क्या रहा। 30 दिन का समय दिया गया है इस कमेटी को। इस कमेटी के मुखिया रहेंगे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य जो प्रवक्ता है, चीफ प्रवक्ता। स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा। उनके साथ कुछ सीनियर लीडर पुराने, जिनको अब कांग्रेस साइडलाइन कर चुकी थी, अब उनको कमेटी में लाया है। जिसमें कि सुभाष गुप्ता है, फॉर्मर एमएलसी, ठाकुर बलवान सिंह है, और कुछ ऐसे ही 3-4 और नेताओं को जगह दी गई है। तो पवन जी, ये हाई पावर्ड कमेटी। हाई पावर्ड कमेटी ये पता कराएगी कि हम क्यों हारे, जी। और कैसे हारे। पता सब कुछ पहले भी था। तो पहले 30 दिन का टाइम आपको दे दिया है। एक तो 30 दिन दिया, अगले आप इसके ऊपर व्यर्थ करेंगे। इलेक्शन से पहले इतना टाइम लगाया होता तो हारते ही नहीं। बिल्कुल। देखिए, हाई पावर कमेटी इलेक्शन से पहले बना लेते हैं, आप तैयारी करके आते, स्ट्रेटजी बनाते, तब आपके लीडर जो थे वो किसी की मान नहीं रहे थे, कि वो अपनी जीत पे थे, हमने वहां इलेक्शन लड़नी, हमने वहां लड़नी है, किसी की सुनवाई नहीं थी। आपने अपना प्रधान इलेक्शन से पहले चेंज कर दिया, एक दिन पहले। एक दिन पहले। अब जो हाई पावर कमेटी है, पहले वो जिसने बनाई है उसके खिलाफ लिखेगा कि जो नया प्रधान चेंज किया गया वो सबसे बड़ी गलती थी। और वो प्रधान जी तो हाई पावर कमेटी बना रहे हैं। वही तो बना रहे हैं। अब तभी तभी ये नाटक मंडली टाइप का बन गया अब है। बड़ी बात ये है कि आखिर कांग्रेस को अभी तक ये नहीं पता कि हम हारे क्यों, उसके लिए भी कमेटी बनाई है। मगर आप कभी जाकर उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूछिए जहां से कांग्रेस के लोग हारे हैं, वहां आपको वो खुद ही बता लोग देंगे, ही लोग बता बता देंगे देंगे। कि आप हारे क्यों हो। और बड़ी बात है, आधा कुछ तो मीडिया की आप सारी रिपोर्ट्स एक महीने की सुन लो। अगर आप लोग कांग्रेस के लोग द न्यूज रूम 24 आवाज की चुनावी चालीसा ही पूरी देख लें तो उनको समझ आ जाएगा कि वो हारे क्यों है। शायद वो इसी से इस रिपोर्ट में इसका जिक्र भी कर सकते हैं। खैर रविंद्र शर्मा अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इंजीनियर रशीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में, और इंजीनियर रशीद ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड वापसी को लेकर सीरियसली काम करेंगे, और कुछ और भी बातें कही। मगर इंजीनियर रशीद को लगता है कि अब वो हार चुके हैं। उमर अब्दुल्ला तो अपनी लाइन पर सही चल रहे हैं, जीत गए, चीफ मिनिस्टर भी बन गए, कहीं उनकी वैल्यू कम ना हो जाए कि स्टेटहुड वापस कराने में उनका भी योगदान है। तो अब वो पत्रकारों को ये बात बता रहे हैं। देखिए, वो तिलिस्मी बाबा हैं, हम्म, वो जेल से जब आए थे उन्होंने आके अपना तिलिस्म किया था, दुनिया इकट्ठी हो गई थी। उसके बाद में लोगों को पता चल गया कि जंतर मंतर तंत्र यहाँ नहीं चलते, डेमोक्रेसी का मामला है, और लोगों को आप ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना जी सकते। ठीक, आपके मुद्दे 2-3 थे जिसके ऊपर लोगों ने कहा कि नहीं, वी वेलकम यू, कि आपके जो मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन जब आपने ज्यादा ही वो करना शुरू कर दिया झाड़ फूक, तो लोग निकल गए, जिता दिया एनसी को। अब लग रहा है कि जमीन खिसक रही है, तो कहीं ये वाला शेरा जो अकेले उम्र ना बांध ले, उसके अंदर मैं भी सर फंसाता हूँ, 1-2 लड़ी मुझे भी दे दो, कि मैंने भी कहा था कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए। जी। और स्टेटहुड के ऊपर भी बड़ी खबर आने वाली है, हो सकता है कल तक कोई बड़ी खबर आ जाए। बड़ी खबर आ जाए। शोपियां में आज एक बिहार के लेबरर अशोक चौहान का शव मिला, और ये एक दुखद घटना थी। पिछले 6 महीने में कम से कम कश्मीर में कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। 8 अप्रैल 2024 को एक नॉन कश्मीरी ड्राइवर का शव भी शोपियां में मिला था, जो गोलियों से जिसको भून के आतंकियों ने मार गिराया था। आज दोबारा एक ऐसा ही शव मिला है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मगर दुखद घटना इसलिए है कि नई सरकार बने अभी 2 ही दिन हुए हैं, और आतंकी घटनाएं जो लगभग खत्म हो गई थी वापस शुरू हो रही है।
देखिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार के असीन होते ही अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। और जो ग्रीन कॉरिडोर की बात चल रही थी कि आप वो नहीं चाहिए, वो एक साइड पे छोड़ के उमर साहब को सुरक्षा बलों के साथ इस बात के ऊपर मीटिंग करनी होगी, कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ एक बॉडी वहां पर मिली है तो वहीं दूसरा सुरनकोट में एक OGW पकड़ा गया है जिसके पास से हाथ गोले मिले हैं, और वो बताया जा रहा है कि वो जहाँ पर कोई हमला करने की फिराक में था। तो टेररिज्म अभी खत्म नहीं हुआ है। जम्मू संभाग के अंदर भी बहुत ज्यादा टेररिस्ट हैं, उनको भी अगर मारना है, ढूंढना है, तो जो एक सर्च ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया था चुनावों से पहले, उसको फिर से ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और उसके लिए सुरक्षा बलों को एकजुट होना पड़ेगा और इसको खत्म करना पड़ेगा। चाहे उमर अब्दुल्ला के पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, मगर वो स्टेट के या यूटी स्टेट के मुख्यमंत्री तो हैं, इसलिए उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुझे लगता है एक बैठक करके सुरक्षा को लेकर सबसे पहले कुछ जो कदम जरूरी हैं वो उठाने होंगे, क्योंकि सुरक्षित जम्मू कश्मीर ही नए जम्मू कश्मीर की शेप लेगा। और अब बात ये करते हैं कि हमने जो आपको कल बात कही थी, कहीं ना कहीं हम हर सारी बातें तथ्यों से या जो हमारे एनालिसिस होते हैं आप उनको सीरियसली लेते ही हैं, क्योंकि आपका बखूबी प्यार हमें चुनावी चालीसा में मिला और अब सरकारी चालीसा में भी आपका प्यार हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा। और आप लोग जिस तरह से हमें विश्वास से देखते हैं तो हम आपका विश्वास भी बनाने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास जो खबर होती है वो हम उसको क्रॉस चेक करके आपको बताते हैं। तो एक खबर हम आपको और बता रहे हैं जो हमने पहले ही कंफर्म कर दी थी, आपको कहा था कि उमर बहुत जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, तो आज एक खबर आ गई है कि उमर अब्दुल्ला सीक्स अपॉइंटमेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कन्वे कर दिया है मैसेज कि वो उनसे समय चाहते हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं मिलने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि चर्चा स्टेटहुड पे तो होगी ही होगी। हाँ बिल्कुल, ये और ये अच्छा संकेत भी है। आप सत्ता में आए हो, आपको 3-4 दिन हो गया, आपने यहाँ पर अपना काम संभाल लिया है। अब आपको केंद्र का सहयोग चाहिए। केंद्र में एक पावरफुल सरकार है और पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, आपको उनसे मिलना है। अच्छी बात है, उन्होंने टाइम मांगा है। जब मुलाकात होगी उसमें कई मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के हैं वो डिस्कस होंगे। और फंड्स को लेकर जिस तरह से तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने भी कहा है कि कम से कम 1 लाख करोड़ का पैकेज यूटी को चाहिए ताकि हम लोगों के काम कर सकें। और उमर अब्दुल्ला वो डिमांड कर सकते हैं सीएम से कि अगर इतने सालों के बाद चुनाव हुए हैं, डेमोक्रेसी का सेटअप को मजबूत किया गया है, तो आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपके साथ चलेंगे, हाथ से हाथ मिलाकर सरकार चलेगी तो जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर जरूर बनेगा। और दूसरा, नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कल जम्मू आ रहे हैं। कल वो 10 बजे जम्मू पहुंचेंगे, सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस रेजिडेंसी रोड पर शेर कश्मीर भवन जाएंगे, वहां कार्यकर्ताओं को शायद संबोधित भी करेंगे। हमारे पास जानकारी है कि वो 10 बजे दफ्तर पहुंचेंगे। अब वो कार्यकर्ताओं से संबोधन करते हैं या नहीं, मगर मुझे लगता है शायद करेंगे, शायद मीडिया से भी बात कर सकते हैं। मगर उनका कल का जो कार्यक्रम है सिर्फ जम्मू पहुंचने का है, कोई सरकारी बैठक यहाँ नहीं है। पर उम्मीद है कि शायद वो एक बैठक यहाँ भी अधिकारियों की ले सकते हैं, क्योंकि अब कार्यभार संभाला है, मुख्यमंत्री पूरे जम्मू कश्मीर के हैं। मगर कल वो जम्मू को जो मैसेज देंगे वो देखना बहुत अहम होगा। हम तो आपको दिखाएंगे ही दिन भर भी, शाम को भी कार्यक्रम में। मगर बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला का कल स्वागत भी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में होगा पहुंचने पर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनकर जम्मू पहुंच रहे हैं तो सवारी से लेकर कार्यालय तक तो लोग तो होंगे ही होंगे जो उनकी पार्टी का कैडर होगा, और आम लोग भी जो है वो भी खुश होंगे कि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक हो सकती है, मीडिया से भी बात हो सकती है, और साथ में अगर समय कहीं उनका प्रोग्राम ऐसा बनता है तो हो सकता है कल कोई सरकारी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ भी बैठक हो। तो सरकार क्या कर रही है ये हम सरकारी चालीसा में आपको बताते ही रहते हैं। आपके जो सुझाव कुछ रहते हैं वो जरूर हमें डीएम कर दिया करें, और आपका बेहद प्यार हमें बाकी कार्यक्रमों में मिल रहा है। खास तौर पे जो पवन जी का कार्यक्रम रहता है जिसमें ये सरकार और जनता के मुद्दों की बात करते हैं, तो आपका जो बखूबी प्यार मिल रहा है, और खास तौर पे जो आपसे इंफॉर्मेशन आती है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो एनर्जी है। क्योंकि हम भी आपकी बात सरकार तक तभी पहुंचाएंगे जब आपकी आवाज हमारे तक पहुंचेगी। तो द न्यूज रूम 24 आवाज को अगर आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पूरे दिन की जानकारी मिल जाती है और साथ में स्पेशल प्रोग्राम भी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।